स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं दांत संबंधी बीमारियां एवं उनके उपचार। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है ESIC रांची के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित प्रकाश को। डॉक्टर अमित, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जोहार जी। हम सभी जानते हैं कि मुस्कुराता चेहरा सबको आकर्षित करता है। हमारे स्वास्थ्य और हमारी खुशी का इजहार करती है हमारी मुस्कुराहट, और हमारी मुस्कुराहट को चार चांद लगाती है हमारी चमकती हुई दांत। अगर हमारे दांत चमकीले हैं, सुंदर और स्वस्थ हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। लेकिन इन दांतों में कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। कभी पायरिया हो जाता है, कभी दांतों से खून आने लगते हैं, कभी बदबू की शिकायत होती है। यानी तरह तरह की समस्याएं जो हैं वो दांतों में होती है। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, चलिए आज के कार्यक्रम में एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि दांतों में कौन कौन सी आम तौर पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। दांतों की समस्याओं पे अगर हम गहनता से सोचें तो दांतों की समस्याओं को मुख्य रूप से 2-3 भागों में हम समझ सकते हैं। पहला, दांत की समस्या खुद की जी। दूसरा, दांत के मसूड़े जो दांतों के आसपास होते हैं उसकी समस्या। तीसरा, मुंह के अन्य समस्याएं। दांत की समस्याओं में पहली समस्या अगर हम समझें, जो सबसे सामान्य तौर पर मरीजों में देखने को मिलती है, दांतों में सड़न, टेक्निकली जिसे हम डेंटल कैरीज कहते हैं, वो अधिकतर मरीजों में, 4 मरीजों में से लगभग हर 3 मरीजों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा दांतों का टूट जाना, किसी भी कारण से दांतों में सनसनाहट, झंझनाहट, जिसे हम टेक्निकली डेंटल सेंसिटिविटी कहते हैं, ठंडे पानी को पीने पे दांतों में समस्या होना। इसके बाद अगर हम बात करें मसूड़े के रोगों की, तो उसमें मसूड़े से खून आना और मसूड़ों का नीचे खिसक जाना, मसूड़ों में सूजन होना, इन सब बीमारियों को मिला जुला के हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। जी। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे पायरिया के तौर पे जी लोग समझते हैं। तीसरी, अगर मुंह की अन्य बीमारियों की बात करें तो उसमें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस और मुंह के कैंसरों को हम समझ सकते हैं। ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो मुंह में अमूमन देखने को मिलती हैं जो भी मरीज आते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि कई तरह की समस्याएं होती हैं जो दांतों से जुड़ी हुई, मुंह से जुड़ी हुई और मसूड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। और हम अगर बोलचाल और सामान्य तौर से अगर जिससे भी ज़्यादातर अगर हम दांतों की समस्याओं के बारे में बात करें तो सड़न और उनमें सनसनाहट के साथ साथ जो सबसे प्रमुख समस्या देखने को मिलती है वो होती है पायरिया की समस्या। तो सबसे पहले हम पायरिया की बात कर लें कि पायरिया की समस्या है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके इलाज क्या है। जी बिल्कुल। पायरिया, जैसा मैंने अभी बताया, पायरिया मसूड़ों की समस्या, हम मसूड़ों की समस्या कह सकते हैं। मसूड़ों में सूजन हो जाना, मसूड़ों के आसपास से खून आना, और अगर फिर भी देखभाल ना की जाए तो मसूड़ों का ढीला होकर के नीचे की ओर खिसक जाना, और मसूड़े दांत के आसपास की हड्डियों का नीचे की ओर खिसक जाना। इस पूरे इन सभी लक्षणों को मिला जुला करके हम पायरिया की बीमारी कह सकते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, सबसे पहले तो साफ़ सफाई की कमी, मुंह के स्वास्थ्य पे ध्यान ना देना। दूसरा, किन्हीं पौष्टिक तत्वों की कमी जैसे विटामिन सी और कैल्शियम इत्यादि की कमी से भी ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनसे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुंह की साफ़ सफाई पे अच्छे से ध्यान देना और अपने भोजन में संतुलित आहार का प्रयोग करना। मसूड़ों की स्वास्थ्य वर्धन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको साफ़ रखें, मुंह को साफ़ रखें और सुपौष्टिक आहार लेते रहें। जी, इससे हम अपने आप को काफ़ी हद तक पायरिया जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि मुंह की बीमारी की वजह से, दांतों की समस्याओं की वजह से कोई अन्य बीमारी हो जाए, या इसके विपरीत किसी और बीमारी की वजह से हमें दांतों की समस्या और मुंह की समस्या हो जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं इसे ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगा।
दांतों की समस्याओं में सबसे ज़रूरी बात है जो सबसे कॉमनली सभी मरीजों में देखने को मिलती है, दांतों की सड़न, डेंटल कैरीज़। डेंटल कैरीज़ के बारे में समझना पहले ज़रूरी है कि डेंटल कैरीज़ होते क्या हैं। हमारे दांत की सतहों पर अगर खाद्य पदार्थ चिपके रह जाते हैं तो वो खाद्य पदार्थ धीरे धीरे दांत की सतह पर बैक्टीरिया या जिन्हें हम हिंदी में बोलें तो जीवाणु विकसित होने लगते हैं। वो जीवाणु उस खाद्य पदार्थ को जब पचाना शुरू करते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान कुछ अम्लीय पदार्थों का श्रावण करते हैं, विशेष तौर पर लैक्टिक एसिड। दांत की सतह बहुत कठोर होती है किंतु अम्लीय पदार्थों से वो तुरंत ही भंगुर हो जाती है। दांतों का जो हार्ड सबस्टेंस है वो अम्ल में, एसिडिक मटेरियल में घुलने लगता है और धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। और शुरुआत में दांत की सतह पर काले धब्बे दिखना दांत की सड़न, डेंटल कैरीज़ की शुरुआत समझ सकते हैं कि वहाँ से आपको डेंटल कैरीज़ शुरू हो गई हैं। जी। अगर इस स्तर पर भी आप अपनी डेंटल कैरीज़ का उपचार नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे ये सड़न आपके हार्ड टिश्यूज़ से लेकर के दांत के अंदर के नरम ऊतकों तक, सॉफ्ट टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है, जिसे हम पल्प कहते हैं। जी। पल्प के बारे में समझते हैं। दांत के अंदर एक खोखली जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे खून की नलियाँ और तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। जी जी। यही वो जगह होती है जहाँ पे खून की नलियाँ बाहरी एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती हैं। मुंह एक बहुत ऐसा स्थान होता है शरीर का जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के घातक बैक्टीरिया भी रहते हैं। वो बैक्टीरिया इन्हीं सड़न के माध्यम से खून में मिलते हैं और खून के रास्ते होते हुए आपके हृदय तक पहुँचते हैं। खून में मौजूद ये बैक्टीरिया आपके हृदय के वॉल्व्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। जी। और ये एंडोकार्डाइटिस आगे आपको दूसरे घातक हृदय रोगों में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपने दांतों में कोई भी सड़न देखें तो हमें तत्काल उसका निवारण करना चाहिए। जी। और अगर दूसरे तौर पे देखें कि कोई और अन्य बीमारी हमारे दांतों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार से असर डाल सकती है तो इसमें लगभग सारी ही बीमारियां, पूरा शरीर इंटरकनेक्टेड होता है। कैल्शियम की कमी से दांत कमज़ोर हो सकते हैं, डायबिटीज़ से दांत कमज़ोर हो सकते हैं, दांतों की जो हीलिंग और ग्रोइंग कैपेसिटी है, जो उनकी खुद को मेंटेन करने की कैपेसिटी है, वो कम हो सकती है। तो दोनों ही तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्वस्थ शरीर रहेगा और स्वस्थ दांत रहेंगे तो एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे। जी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बतलाया कि कैसे दांत की बीमारी जो है वो हमें दूसरे बीमारियों की तरफ धकेल सकती है और दूसरी बीमारियां जो है वो हमारे को दांत की बीमारी के तरफ धकेल सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दांतों की पूरी देखभाल की जाए। और जब हम देखभाल की बात करते हैं तो दांतों की देखभाल के लिए मतलब ब्रश किए, सुबह उठकर ब्रश किया और रात को सोने से पहले ब्रश किए, क्या इतना ही करना दांतों की देखभाल के लिए समुचित है? न्यूनतम इतना करना, मैं कह सकता हूँ न्यूनतम इतना करना ज़रूरी है जी। इसके अलावा जब भी मौका मिले तो आप दिन में अपने मुंह को साफ़ पानी से धो सकते हैं, विशेष तौर पर कुछ भी खाने के बाद। ये ज़रूरी नहीं, एक मान्यता है कि हमें सुबह शाम ही ब्रश करनी चाहिए। जिस प्रकार से बहुत लोग अपने साथ कॉम्ब रखते हैं, कंघा, उसी तरह से लोगों को अपने साथ ब्रश भी रखनी चाहिए जी। और कुछ भी खाने के बाद वो अगर टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो पानी में ही ब्रश डिप करके अपने दांतों को अगर वो साफ़ करके रखते हैं तो 95% दांतों की बीमारियों से उनका बचाव हो सकता है। इसके साथ साथ वो अगर माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं और सुबह शाम ब्रश करना तो न्यूनतम आवश्यकता है। अगर इन सब बातों का पालन किया जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी दांत की बीमारी संभव नहीं होगी। जी जी। दांत निकालने की ज़रूरत कब कब पड़ती है? दांत निकालना किसी भी दंत चिकित्सक के लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है, अंतिम उपाय। जब कुछ भी नहीं किया जा सकता तब दांत निकाल दिया जाता है। उससे पहले बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीक़ों से लगभग निकाले जा सकने वाले दांतों को बचाया जा सकता है। इवन अगर किसी दुर्घटना में दांत गिर गए हों तो उस दांत को भी वापस प्रत्यारोपित किया जा सकता है। पर
कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे दांत को बचाना मुश्किल हो जाता है जी। जब दांत इतना सड़ जाए कि उसमें कोई भी रेस्टोरेशन कर पाना लगभग असंभव हो, जड़ों तक अगर सड़न चली जाए, तो हमें ऐसी परिस्थिति में उस दांत को निकालना पड़ता है। और वही एक अंतिम रास्ता है, जहाँ पे अंतिम रिजॉर्ट है, जहाँ पे हमें दांत निकालना पड़ सकता है जब हम उस दांत के साथ कुछ भी रेस्टोरेटिव प्रोसीजर नहीं कर सकते। जी, लेकिन हम देखते हैं कि हम चाहें या ना चाहें, कई बार दांत निकालना ही पड़ता है, दर्द की वजह से, कीड़े लगने की वजह से, सड़न की वजह से, या चोट लग जाए और दांत जो है अंदर धंस जाए, उस परिस्थिति में दांत निकालना पड़ता है और वो जगह जो है वो खाली हो जाता है। तो वो जगह अगर खाली हो जाता है तो उसे इम्प्लांट करवा लेना चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि लोग खाली छोड़ देते हैं, उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, तो क्या वो आगे चलकर दूसरे दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है? दांत, अगर आपको किसी स्थान पे दांत आपने निकलवा दिया है और वहाँ पे दांत नहीं है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इडेंचुलस एरिया या मिसिंग टूथ या अनुपस्थित दांत। जी। ऐसे परिस्थितियों में मरीज के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं उस दांत को रिस्टोर कराने के। पहला बहुत सामान्य और काफ़ी पुराना तरीका है जिसमें हम रिमूवेबल डेंचर्स इस्तेमाल करते हैं। रिमूवेबल डेंचर्स के बारे में बताएं तो वो दांत जो आप पहन सकते हैं खुद से और निकाल सकते हैं। वो सबसे आसान तरीका है, आपको किसी भी जगह पे इस तरह के दांत आसानी से मिल सकते हैं, किसी भी दांत के डॉक्टर के पास ये बनवा सकते हैं। इसके बाद आज आधुनिक तकनीकों के साथ कई तरह से ऐसे दांतों को रिस्टोर किया जा सकता है, जिनमें से एक तरीका है क्राउन एंड ब्रिज, दूसरा तरीका है इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। जी। इन दोनों परिस्थितियों में क्राउन एंड ब्रिज जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, उसमें आपके जिस हिस्से में दांत नहीं है उसके आगे पीछे के हिस्सों को सपोर्ट की तरह से इस्तेमाल करके बीच में दांत को लगाया जा सकता है जी। और इसको क्राउन एंड ब्रिज ट्रीटमेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया से आप उन दांतों को रिस्टोर कर सकते हैं जो वहाँ पे नहीं है। कुछ मरीज़ जो चाहते हैं कि उनके स्वस्थ दांतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, जी। तो ऐसे मरीजों के लिए अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध है जिसे हम कहते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। ऐसे डेंचर्स को लगाने के लिए आपके जबड़े की हड्डी में स्क्रू इम्प्लांट्स होते हैं, उनको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और कुछ समय बाद उसके ऊपर, और कभी कभी तो तत्काल ही उसके ऊपर दांत लगाए जा सकते हैं और आप अपनी मुस्कान के साथ वापस जा सकते हैं। जी जी, यानी उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हाँ पीछे सपोर्ट हो। गिवन सिचुएशंस में, विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे जबड़े का सबसे पीछे का हिस्सा, जी हाँ, उस हिस्से पे दांत लगाना सबसे पहले तो ये समझना होता है कि जो अंतिम दांत होता है, जिसे हम थर्ड मोलर कहते हैं, बोलचाल की भाषा में विजडम टीथ कहते हैं जी। उस दांत का रेस्टोरेशन तभी कराना उचित होता है जब वो दांत फंक्शनल रहा हो, यानी कि आप उस दांत का इस्तेमाल कर रहे हों। अगर आप उस दांत का इस्तेमाल कर रहे थे और आपको किसी कारण से वो दांत निकलवाना पड़ गया, तब आपको वो दांत लगवा लेना चाहिए या लगवाने के लिए उचित होगा। पर अगर ऐसा दांत जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आपको तकलीफ़ दे रहा था, उस दांत को निकलवाने के बाद वहाँ पे उस दांत को प्रत्यारोपित कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी जी। पर अगर आगे के दांत हैं जो फंक्शनल दांत हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में चबाने के लिए, खाने के लिए, अगर उनमें से कोई दांत आपका नहीं रहा तो उसके रेस्टोरेशन की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। जी। और उसे रिस्टोर कराना चाहिए। जो भी उपस्थित तरीके हों, जो भी आपके मरीज के हिसाब से उचित हो, उसी के हिसाब से करा लेना चाहिए। जी जी। अगर हम दांतों की सड़न की बात ना करें तो शायद दांत की बीमारियों की पूरी लिस्ट जो है वो अधूरी रह जाएगी। जी। तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि दांतों की सड़न जो है वो किन किन कारणों से फैलता है और उसका बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं। अभी पिछले डिस्कशन में मैंने बताया कि दांत की जो सड़न होती है जी, उसके होने के लिए 3 कारण प्रमुख हैं। एक तो आपके दांत की सतह, दूसरा उस सतह पर खाद्य पदार्थ जो चिपकते हैं, और जी, तीसरा बैक्टीरिया, और इन सबको मिक्स करने के लिए सलाइवा, लार। अगर ये सारी चीज़ें आपके मुख में
मुंह में उपस्थित हैं तो और आप इन्हें साफ़ नहीं कर रहे हैं समय समय पर, तो ये निश्चित है कि जल्दी या बाद में आपको दांतों में सड़न हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि बैक्टीरियल ग्रोथ से आपके दांतों की सतहों पर काले धब्बे होते हैं और ये धब्बे ही आपके दांतों में सड़न की शुरुआत होते हैं। तो इनसे बचाव का उपाय यही है कि आप हमेशा कुछ भी खाएं तुरंत ब्रश करें। विशेष तौर पे अगर कुछ मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठा पदार्थ जिसमें शुगर होती है, रिफाइंड शुगर होती है, ऐसे पदार्थ बैक्टीरिया के बहुत प्रिय खाद्य पदार्थ होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना होती है। जी जी, हम बात कर रहे थे दांतों के इम्प्लांट की। तो अगर हम दांत के इम्प्लांट करवा रहे हैं तो उस वक्त सामने वाले मरीज़ के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो हृदय रोगी है या वो मधुमेह का मरीज़ है, इन सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित रूप से किसी अन्य शल्य चिकित्सा की तरह, सर्जरी की तरह दांतों का सर्जिकल इलाज बिल्कुल वैसे ही मैनेज होता है जैसे कोई मेजर सर्जरी मैनेज होती है। दांतों के इवन एक्सट्रैक्शन से पहले, दांत उखाड़ने से पहले ही ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और रूटीन ब्लड का जांच होना, इन्फेक्टिव प्रोफाइल की जांच होना आवश्यक है। ये संवैधानिक कारणों से भी ज़रूरी है और मरीज की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, और जो दांत के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनकी प्रोफेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। विशेष तौर पे यहाँ एम्फेसिस करते हैं मरीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है। मरीज़ के लिए ज़रूरी होना इसलिए होता है कि किसी मरीज़ को जो हृदय का रोगी है और अगर उसको पिछले 6 महीने में हृदयाघात हुआ है तो पहले उसे किसी भी प्रकार की सर्जिकल चिकित्सा से या किसी भी प्रकार की अनावश्यक चिकित्सा से बचाव करना चाहिए। पर अगर अति आवश्यक है चिकित्सा होना, तो वैसी परिस्थितियों में जब भी आप किसी दंत चिकित्सक के पास जाएं तो उन्हें अपने हृदय रोग से संबंधित सारे उपचार के कागजात के साथ मिलें, अपने हृदय चिकित्सक का नंबर, उनका पता और उनके इंस्ट्रक्शन के बारे में उन्हें बताएं और इन सबसे पहले अपने हृदय रोग के बारे में बताएं तथा इस दौरान आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उनके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हृदय रोगी अपनी दवाइयों में एक ऐसी दवा खाते हैं जो उनके खून को पतला करती है और जमने से रोकती है। ये दवा घातक हो सकती है अगर वो अपने चिकित्सक को नहीं बताते हैं, क्योंकि इस दवा को अगर खा के आप कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे दांत उखड़वाते हैं, तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, खून बहना रोकना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हृदय रोगियों को अत्यधिक सावधान होकर के कोई भी सर्जिकल इलाज कराना चाहिए। विशेष तौर से अगर हम दांतों की बात करें तो दांत उखाड़ने की जो प्रक्रिया है या कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें खून निकल सकता है, उसके दौरान आप अपने इन सभी विषयों की जानकारी अपने दंत चिकित्सक को अवश्य दें। जी जी जी, कई बार देखा जाता है कि नाक के बगल में और हमारे जबड़े के ऊपर अगर कहें आँख के नीचे बहुत सा दर्द होता है। क्या वो दांत से जुड़ा हुआ होता है? हमेशा दांत से जुड़ा हो ये कहना उचित नहीं होगा जी। पर अगर दांतों में सड़न है और वो सड़न आपके दांत के नसों के रास्ते दांत की जड़ों की टिप तक, ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाती है, तो वो सड़न वहाँ पे एक फोड़े का रूप ले लेती है। वो फोड़ा पहले हड्डी के अंदर बढ़ता है और उस बढ़ने की वजह से वहाँ पे सूजन, दर्द और सारी तकलीफ़ें होती हैं। हो सकता है कि वो सूजन और दर्द आपको दांत की सड़न की वजह से हो रही हो, जिसका आपने समय पे इलाज नहीं कराया। इसका कंफर्मेशन आप अपने दंत चिकित्सक के पास जा कर के उनके साथ एक एक्सरे शूट करा करके एक्सरे में देख के इस बात को कंफर्म किया जा सकता है कि ये दांत की वजह से या किसी अन्य कारण से है। जी जी जी। अगर आरसीटी की बात करें तो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ज़रूरत कब कब पड़ती है? जी, सड़े हुए दांत, ऐसे सड़े हुए दांत जिनमें इन्फेक्शन, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर जड़ों की टिप तक इन्फेक्शन पहुंच गया है या पल्प टिश्यू तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, तो ऐसे मरीजों के लिए सबसे उचित उपचार होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांत के सभी सड़े हुए हिस्से को हटाते हैं और फिर पल्प चैम्बर तक पहुंचते हैं। पल्प चैम्बर दांत के अंदर का एक खोखला हिस्सा होता है और वो खोखला हिस्सा आपके दांत की टिप तक पहुंचता है।
इस पूरे खोखले हिस्से को साफ़ करके, डिसइंफेक्ट करके, अंदर का सारा इन्फेक्शन जो है उसे रिमूव करके, फिर वहाँ पे उस हिस्से को न्यूट्रल फीलिंग से भर के इस दांत को हम बचा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। जी जी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने से पहले और करवाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप समय पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के लिए, जैसे ही आपको महसूस हो कि आपके दांतों में दर्द और जड़ों के आसपास सूजन हो गई है जी। या आपकी दांतों की सड़न गहराई तक पहुंच गई है जिसमें बार बार पेन हो रहा है, जी, दवा खाने के बाद बंद करते ही फिर से पेन शुरू हो जा रहा है, तो आपको तत्काल ये समझ लेना चाहिए कि आपको अभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है और तुरंत अपने दंत चिकित्सक से मिलके आप इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं या कम से कम उनकी सलाह ले सकते हैं। अगर उन्हें उचित लगता है और एक्सरे में ऐसा लगता है कि रूट कैनाल की ज़रूरत है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। सावधानियाँ वही हैं कि आपको अपने खून की जांच, अपने हृदय रोग का स्टेटस या अन्य बीमारियां जैसे मधुमेह यानी कि ब्लड शुगर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी है तो अपने चिकित्सक को अवश्य बताएं, वो उचित उपचार के दौरान सावधानियां बरतेंगे। जी जी। दांत दर्द कई कारणों से हो सकते हैं और उसके इलाज भी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ जानना चाहेंगे कि कुछ अगर घर पे मरीज है और उस वक्त कुछ डॉक्टर से कंसल्ट नहीं हो पा रहा है तो वैसी परिस्थिति में वो क्या क्या कर सकते हैं? किसी भी परिस्थिति में मैं सेल्फ ट्रीटमेंट के सपोर्ट में बिल्कुल बात नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी दवा किसी भी परिस्थिति में घातक भी हो सकती है और लाभदायक भी हो सकती है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कोई भी दर्द की दवा लेके खा सकते हैं। ये ज़रूर कहूँगा कि अभी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनमें आप अपने चिकित्सक से रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। उन माध्यमों से आप अपने चिकित्सक से बात करके या किसी चिकित्सक से फ़ोन पे बात करके एक प्राथमिक उपचार ले करके फिर आप उनसे मिलके अपने दांत का पूर्णतया उपचार कर सकते हैं। और अगर हल्की फुल्की सूजन है जी, मामूली सा दर्द है तो आप माउथ वॉश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूड़ों में सूजन है या दांतों में झंझनाहट है तो उसके लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके आप फ़िलहाल थोड़ा सा राहत पा सकते हैं, पर आपको अपने दंत चिकित्सक से मिलके ही किसी औषधि का सेवन करना चाहिए। जी जी। खुद चिकित्सक ना बने, निश्चित रूप से जी, खुद चिकित्सक ना बने। या कई बार देखा जाता है कि जो बच्चों के दांत आने की उम्र है 8 से 9 महीने से शुरू हो जाता है, कुछ बच्चों में समय से आती है और कुछ बच्चों में बहुत देरी होने लगता है। इसका कारण क्या है? अमूमन दांत निकलने का एक स्पैन होता है, एवरेज स्पैन होता है। ज़्यादातर बच्चों के दांत 12 साल 13 साल तक उग जाते हैं, पर अगर इस दौरान भी दांत नहीं उगे हैं तो 2 कारण हो सकते हैं कि माता पिता में भी शायद डिलेड इरप्शन हो, देरी से दांत उगे हों, यानी कि आनुवंशिक कारण हो सकता है। दूसरा पोषण की कमी भी हो सकती है। अगर पोषण की कमी है तो उस कमी को पोषण से दूर किया जा सकता है। बच्चे के खाने में कैल्शियम रिच चीज़ें दी जा सकती हैं, प्रोटीन रिच चीज़ें दी जा सकती हैं। उनका प्रयोग करके वो दांतों के उगने की प्रक्रिया को एक्सेलरेट किया जा सकता है। पर अगर आनुवंशिक कारण है तो उनमें भी समय पे उपचार करके, समय पे इंटरवेंशन करके, एक दंत चिकित्सा का एक विधा है ऑर्थोडोंटिक्स, उसके स्पेशलिस्ट को ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं, उनसे संपर्क करके या बच्चों के दांतों के डॉक्टर से संपर्क करके आप उनके विषय में जानकारी ले सकते हैं और उनका जो भी आपको सलाह मिले उसे फॉलो कर सकते हैं। जी जी। हमारे यहाँ दांत साफ़ करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। कई जगहों पर तो लोग राख से भी दांत को साफ़ करते हैं, कहीं पर तरह तरह के दातुन का प्रयोग किया जाता है। आप क्या सुझाव देंगे? दातुन एक अच्छा उपाय है दांत साफ़ करने का, पर टूथब्रश के साथ। जी। इसके अलावा मैं किसी भी उपाय के विषय में अपना सहमति नहीं दूंगा क्योंकि दूसरे उपाय में शायद कुछ फ़ायदे हों पर नुकसान ज़्यादा है।
आप अगर दातून का प्रयोग करना चाहते हैं तो ब्रश करने के बाद आप दातून का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, आप हमारे बीच में आए और दांत से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। जोहार।